हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मेरे पास एक पर्सनल मैसेज आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं अपने एफएफ्स में मतलब रोमांटिक सीन्स ज़्यादा दिखाऊं और उनका मतलब इंटीमेसी से था। तो यार मैं जितना कंफर्टेबल फील कर पाती हूँ उतना मैं दिखाती हूँ और उसका भी एक टाइम होता है यार, डेली डेली मैं वही नहीं दिखा सकती। तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल टाइम होना चाहिए। अब कौन सी बात है, जब वो टाइम आएगा तो तब उसको पूरा फीलिंग के साथ एकदम डिस्क्राइब करके वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। लेकिन हर एक पार्ट में किसिंग सीन्स, इंटीमेसी के सीन्स मैं नहीं डाल सकती क्योंकि सच यही है कि मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ इन सब में। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मैं भी जिस दिन मैं कंफर्टेबल फील कर लूँगी तो मैं ऐसे एफएफबी भी ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर समझेंगे और तब तक वेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जैसे ही जिन जिशन को देखता है कि उसने भी रेड रोब्स पहने हुए हैं और वो सोचता है कि क्यों पहने हुए हैं, तो उसका दिमाग की जो बत्ती थी ना वो घूमने लगी थी, भाई ये क्या चल रहा है। तभी जेओजुन भी उसी डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन में अभी विंग दिख रहा था, और विंग को उस डायरेक्शन में देखते ही जब उन्होंने मतलब विंग की आइज़ को मतलब फॉलो करना शुरू किया था, तो उनकी आंख जहाँ पे जाके रुकी थी, जिनकी मतलब उनकी निगाहें जिस जगह पे जाके रुकी थी, तो उस जगह पे उन्हें सिर्फ एक बंदा नज़र आ रहा था, वो भी अपनी दुल्हन के साथ, और वो कोई और नहीं जिन जिशन था जिसने रेड रोब्स पहने हुए थे। तो तभी जैन चैंग अपनी सीट से खड़े होके जिन जिशन को देखते हुए उनसे पूछते हैं, एक मिनट, तुमने मेरे रोब्स क्यों पहने हैं। लेकिन इससे पहले वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट तो उन्होंने कर ही दिया था, लेकिन कंप्लीट कर पाते इससे पहले ही वो समझ चुके थे कि क्या यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई है। तो तभी वो भागते हुए जाते हैं जिनजेशन के पास और उसके सामने थोड़ा सा मतलब उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उनसे बधाइयाँ देते हैं कि बधाई हो, तुम्हारी शादी हो गई, तुम मतलब तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से जाए, बहुत सारे बच्चे हों, ETC एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या बधाइयाँ उन्होंने दे दी थी। दूसरी तरफ था वीवू जान, जिसको अब क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया था कि जिन जिशन ने उसकी बहन से शादी कर ली है और यहाँ पे उसका ब्लास्ट होना तो बनता था। तो तभी वो जियोजुन के पास जाके मतलब जियोजुन और जिन जिशन दोनों के ही पास जाके वो वहाँ पे उससे पूछता है, एक मिनट, क्या सच में तुम्हारी और मेरी बहन की शादी हो गई। तो जिन जिशन बोलता है, शादी तो हो गई, लेकिन मतलब वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था विंग को समझाने के लिए, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो तभी विवू जान बोलता है, एक मिनट, क्या तुमने अपने कानों को खोला नहीं था उस वक्त जिस वक्त हम तुम्हें समझा रहे थे। हम दोनों ने तुम्हें क्लियरली समझाया था ना कि जब तक हम दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तुम शादी नहीं करोगे। मैंने तुमसे बोला था सिर्फ बहन को प्रपोज करने के लिए, और तुमने शादी भी कर ली। कैसे कैसे इंसान हो तुम, इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो तुम। वो एकदम चिल्लाए जा रहा था। तो तभी जिन जिशन बोलता है, विंग मेरी बात तो सुनो। वो ना सभी लोग बोल रहे थे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, और मैं अपने एल्डर्स को, अपने बड़े मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं हमारी फैमिली के, उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था। तो विंग बोलता है, भाड़ में गए तुम्हारे बड़े लोग, भाड़ में गए तुम्हारे एल्डर्स। हाँ, मैंने क्या कहा था तुमसे क्लियरली बोला था ना कि जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं आते तुम लोग शादी नहीं करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की। मैं नहीं मानता, मैं इस शादी को नहीं मानता। अभी के अभी इस रोप्स को निकालो, मुझे चिढ़ हो रही है इस रोप्स को देख। जिन जिशन बेचारा एकदम डर सा गया था, उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका साला आते ही उसकी इस शादी को तोड़ने की ही बात कर रहा है। उसे मतलब डर तो था कि विंग और चैन चैंग आके कुछ ना कुछ तमाशा तो करेंगे, लेकिन शादी तोड़ने के लिए बोल देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, इसको मैं नहीं तोड़ सकता। तो तभी वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि देखो, हमारे बड़ों ने मुझे आदेश दिया था जिसकी वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं भी तुम्हारा इंतजार करना चाहता था, आखिरकार तुम ही लोग तो हो जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, और तुम्हारा भी वेट नहीं करता तो किसका वेट करता। लेकिन जिन जिशन की बातों में यहाँ पे ना विंग आ रहा था, ऊपर से जैन चैंग जो कि अभी थोड़ा पीछे बैठा हुआ था, उसको भी अब गुस्सा आने लगा था, और वो भी वहाँ पे आके बोलता है, तुम्हारे कान फूट गए थे क्या। हम लोगों ने तुमसे क्लियरली बोला था ना कि हम लोग अपनी बहन की शादी नहीं देखना चाहते थे। तुम पागल वागल हो क्या। हाँ, जब तुम्हें
कभी तो इतनी हिम्मत नहीं आती है कि मेरी बहन को तुम प्रपोज कर सको, और आज इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने डायरेक्टली शादी भी कर दी। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इस इंसान की हेल्प के लिए अलाउ ही क्यों किया। सब तुम्हारी वजह से, वो तुम्हारी वजह से भी, कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उस दिन मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया होता ना, मैं इस इंसान को कभी मेरी बहन से शादी करने ही नहीं देता। तो तभी विंग बोलता है, तो क्या तुम चुप रहोगे? तुम क्या लगा रखा है ही, मैंने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया, उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। तुम इंसान हो, कोई कोई कपड़ा नहीं हो जो आके कोई भी इंसान तुम्हें आके धो जाएगा, पागल इंसान। और तुम जल्दी से जल्दी इन स्ट्रोप्स को खोलो। और मैं इन शादी को नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस शादी को। हम दोबारा से शादी करेंगे, हम अच्छे से, बहुत बहुत बड़े लेवल पे शादी करेंगे, लेकिन इस शादी को मैं नहीं मानता। जिनजिशन भैया पहले ही अपने फर्स्ट नाइट को स्पॉइल कर चुका था, और वहाँ अब उसका साला बोल रहा है कि भैया रोप्स को खोलो और मैं इस शादी को नहीं मानता। वो बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया मान जाओ, अब शादी हो चुकी है। लेकिन दोनों भैया बड़े अड़ियल किस्म के साले हैं, इतनी इजीली तो नहीं मानने वाले हैं। बाकी सभी लोग भी अब इन लोगों का तमाशा देखने के बाद विंग और जेनचेंग दोनों को ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों तो एकदम ही सबको चुप करा देते हैं कि हम तीनों के बीच में कोई और आके नहीं बोलेगा। विंग तो ये भी भूल चुका था कि वो इस वक्त अपने ससुराल पे खड़ा है और उसके सारे ससुराल वाले मेंबर जितने भी हैं ना, उसे देख रहे हैं, उसके हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भैया, नहीं करने किसी से, मतलब कोई करे नोटिस या कुछ और करे, विंग तो विंग है, उससे तो वही करना है जो वो चाहता है। और इस वक्त वो चाहता है कि उसके बहन की शादी जिस इंसान से हुई है ना, वो इस शादी को अभी तोड़ दे। हाँ, बाद में जाके फिर से वो शादी कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले ही तय किया था कि शादी यहाँ पे नहीं होगी पहले ही, और शादी तभी होगी जबकि वो लोग वहाँ पे होंगे। अपनी बहन की शादी की बहुत धूम धमाके के साथ वो लोग तैयारियाँ कर रहे होंगे, अपने बहन को विदा कर रहे होंगे, हर एक चीज़। मतलब भाइयों के जो शौक़ होते हैं ना, वो पूरे करने उनको भी थे। उनकी भी एक ही बहन थी, लेकिन यहाँ पे जिनजिशन ने तो उनके जो सपने थे ना, उनमें बिल्कुल ऐसे पानी फेर दिया था कि जो सपना अब दोबारा आने वाला भी नहीं था। भाग गया था बेचारा वो सपना भी। लेकिन जिनजिशन के लिए अभी मुसीबत कम नहीं थी। उसने भी तो ऐसे शेरों के साथ मुकाबला लिया था जो कभी भी उसे कच्चा चबा जा सकते थे, लेकिन फिर भी बेचारा क्या करता, डट के सामना कर रहा था अपने सालों का, और सालों ने तो उसका तबला बजा के रखा था। एक ही बात उन लोगों के मुंह से निकले जा रही थी कि रोप्स खोलो और हम इस शादी को नहीं मानते, बाद में दोबारा शादी कर लेना, लेकिन अभी इस शादी को नहीं मानते। जिनजिशन बेचारा पहले ही अपनी यान ली के साथ अपनी फर्स्ट नाइट की जो मतलब उसने इमेजिनेशन की थी, उसमें बहुत बुरी तरीके से मतलब आग लग चुकी थी। ऊपर से ये दोनों और भी ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। अगर इतनी लेट नाइट ये लोग आए हैं तो आके चुपचाप सो जाए ना, एटलीस्ट उसको भी उसका टाइम मिले जानली के साथ स्पेंड करने का। लेकिन नहीं, इन लोग के पास दिमाग ही कहाँ है। वो चाहता तो था कि इन दोनों सालों को ज़बरदस्त तरीके से गाली दे, लेकिन क्या कर सकता है, उनको सिर्फ इस वक्त तो सालों को साली भी नहीं बोल सकता है, इतनी बुरी हालत थी। खैर, जिनजिशन अब आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही चैन फेंगमियान बीच में आ चुके थे और वो बोलते हैं, विंग जेनचेंग थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, उन दोनों की शादी अब हो चुकी है। अब रोप्स खोल देने से या फिर एक दूसरे को दूर खड़ा कर देने से कुछ नहीं हो सकता। शादी हो चुकी है और ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें सब लोगों के सामने हुई हैं। तुम दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी दुनिया प्रेजेंट नहीं थी। हर एक इंसान यहाँ पे प्रेजेंट था और उन लोगों के सामने ही इन दोनों की शादी हुई है, इसलिए ये शादी एकदम वैलिड है। और बहुत जल्दी ही ये जिन्स एक्ट के जो रजिस्टर होता है उसमें भी दर्ज कर दी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो विंग बोलता है, अंकल आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप तो जानते हैं ना कि हमें भी बहन की शादी में आना था, हमें भी उनकी शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना था, लेकिन इस मूर्ख इंसान ने हमारा वो सपना ही तोड़ दिया। तो तभी जैन फेंग में हम बोलते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी ही जेवो जुन और लान वांगी उन दोनों की ही शादी फिर से होगी। तुम टेंशन मत लो, उनकी शादी में तुम फिर से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो भी आंसर करते हुए बोलता है, 1 मिनट, कौन सा ऐसा इंसान होता है जो अपने ही पार्टनर की शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा? अंकल आप मुझे बता सकते हैं, एक काम कीजिए, मैडम यू की दूसरी शादी कर लीजिए और आप बहुत मज़े से एंजॉय कीजिएगा। मैडम यू बेचारी अभी तक शांत बैठी थी, और विंग की इस बात से वो शांत रहती या उनका गुस्सा 7वें आसमान पे जाता, ये तो किसी को पता ही नहीं था।
वो चिल्लाते हुए बोलती है, विभूषण, क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मैडम यू की एक ज़बरदस्त तरीके की आवाज़ और विवुजान और जैन चैंग बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुके थे। उनके हाथ में से तो शायद उनकी तलवार गिरने को भी तैयार थी, लेकिन फिर भी योद्धा थे बेचारे, इतने आसानी से अपने अस्त्र शस्त्र और गहनों को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उनकी ग्रिप थोड़ा सा टाइट कर ली उन्होंने अपनी तलवारों पे, ताकि ताकि इनके जो तलवार है ना वो गिरे ना। और डायरेक्टली वो दोनों ही अब मैडम यू की तरफ देखने लगे थे। मैडम यू उन दोनों से ही बोलती है, चुपचाप बिना किसी तमाशे के उससे दूर हटो, और वो तुम्हारा आज के बाद जीजा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, और अगर नहीं होती है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मैडम यू के ऐसा बोलने की ही देरी थी कि विंग और चैन चैंग दोनों ही जो उनके सामने बो डाउन करते हुए बोलते हैं, ठीक है हम इस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम्हें माफ़ करते हैं, तुम्हें इस बात का तुम्हें खामियाजा भुगतना होगा। वो फिर से चिढ़ने के लिए तैयार थे कि तभी मैडम यू बोलती है, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला। तो तभी विंग फिर से आंसर करते हुए बोलता है, नहीं नहीं हमें सब कुछ समझ में आ गया है। वो जैन चेंग के हाथ को हिलाता है और इशारे में बोलता है, चलो यहाँ से चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाओ। जैन चेंग भी अपने भाई की हर एक बात मानता था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे दुम दिला हिलाता हुआ चला गया। वहाँ पे जाके वो दोनों ही बड़े आराम से बैठ गए। सामने जिन जिशन था, जो कि अब सभी लोगों को धन्यवाद करता है, उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, उनके रिश्ते को स्वीकारने के लिए और फाइनली उनकी शादी कराने के लिए। उसका ये लंबा चौड़ा भाषण फिर से विभूजान का दिमाग घुमा चुका था और वो बोलता है, क्या तुम चुप करोगे? एक तो तुमने हमारी मर्जी के बगैर हमारी बहन से शादी कर ली, ऊपर से तुम्हारा ये लंबा चौड़ा भाषण। हम दिन भर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तुम्हारा भाषण सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं, निकलो यहाँ से। और हाँ, तुमने अगर गलती से भी मेरी बहन को कुछ भी तकलीफ देने की कोशिश की ना, तो याद रखना तुम्हारा इस दुनिया में वो लास्ट दिन होगा। विंग अपनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था और जेओजुन बेचारा जिन जिशन बेचारा एकदम उसको देखे जा रहा था भीगी बिल्ली की तरह। विंग का ये ड्रामा जो था वो बहुत ज़्यादा चलते जा रहा था। अब हर किसी के सहन से बाहर होते जा रही थी, लेकिन विंग से पंगा लेगा हुआ। लेकिन कोई था जो विंग से पंगा लेने के लिए भी तैयार था, और वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, लान विंग। इस जोरदार तरीके की जो आवाज़ अभी अभी सभी लोगों ने सुनी थी ना, उसको सुनने के बाद सभी लोग अपनी जगह पे एकदम वैसे ही उसी पोजीशन में स्टैचू बन चुके थे जिस पोजीशन में वो अभी तक थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस डायरेक्शन में देखने की जिस डायरेक्शन से अभी अभी आवाज़ आई थी, और सभी लोग पहले ही पहचान चुके थे कि ये आवाज़ किसकी थी। अगर आवाज़ नहीं भी बहुत पहचानते तो भी इस बोलने के तरीके को हर कोई पहचान जाता, क्योंकि लैन चिरैन के अलावा कोई भी वीइंग को लैन वीइंग के नाम से नहीं बोलता था। हर कोई उसे वीइंग बोलता था या फिर विवुजियान बोलता था, मास्टर वे या फिर कोई और निकनेम, बट कोई भी उससे लान वीइंग नहीं बोलता था। वो सिर्फ एक सिंगल ऐसा इंसान था जो कि वीइंग को लान वीइंग के नाम से बोलता था, जो उसे कम्प्लीटली सिर्फ लान होने का एहसास दिलाना चाहता था। लेकिन वीइंग तो भैया वीइंग है, लान वांग गया भाड़ में, वो तो है हमेशा वीइंग और वो वीइंग ही रहेगा। लेकिन लैन सिचैन चिल्लाने के बाद बोलते हैं, अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो इसको यहीं पे बंद कर दो और हमें शांति से जीने दो। अगर तुम आज हमारे बेटों को यहाँ से भगा के नहीं लेके जाते तो यहाँ पे बहुत शांति का माहौल होता। लेकिन देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। लैन सेक्ट में आने वाली दोनों बहुएं न जाने कहाँ कहाँ जाके घूम रही हैं। एक जिन सेक्ट में चली गई है और एक वैन सेक्ट में चली गई है। क्या इसके अलावा तुम्हें और कुछ करना है? विंग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, जिन सेक्ट में तो यान ली गई है, वैन सेक्ट में कौन गया, ये कौन आ गया नया। लेकिन उसे फिर याद आता है कि दूसरी दुल्हन कहाँ है, म्यान कहाँ है। तो तभी वो चारों तरफ देखता है, तो तभी लैन चिरैन बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर देखने की, वो अभी तक वैन सेक्ट पहुँच भी गई होगी। तो तभी विंग कंफर्मेशन के लिए बोलता है, आप म्यान की बात कर रहे हैं। तो तभी लैन चिरैन आंसर करते हुए बोलता है, नहीं मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरी दुल्हन वही थी जिसकी लैन वांगजी से शादी होने वाली थी, लेकिन तुम यहाँ से लैन वांगजी को भगा के ले गए, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई और फाइनली उसकी भी शादी उसकी लवर के साथ हो गई और हम लोग तो यहाँ बस तमाशा देखते रह गए। हमारा खर्चा भी हमारा, हर्जा भी हमारा, और देखो लास्ट में हमारे पास कुछ आया भी नहीं।
विंग तो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से भंगड़ा पाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी सौतन आने से पहले ही गायब हो चुकी थी। हाँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि शादी किसके साथ हुई है, लेकिन हाँ, उसे इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ा कि फाइनली म्यान म्यान की शादी किसी और से हो गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, वो वेंसू से हो, वेन जूलियो से हो, वेन चाओ से हो या किसी और से हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब वो मेरे और लान वांगची के बीच में से गई। एटलीस्ट मुझे एक बात की तो शांति रहेगी कि मेरा हस्बैंड अब उसके उसके आसपास कभी नहीं घूमेगा, और अगर घूमेगा तो भी उस तरीके से नहीं घूमेगा जिस तरीके से मैं सोच रहा था। एटलीस्ट मेरी जान बची। ऐसा कहते हुए वो बेचारा बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। तो तभी वहाँ पे फिर से एक मुद्दा और सबके सामने रख दिया गया था, जो कि लैन वांगजी के एंड से आया था। और वो डायरेक्टली, ये मुद्दा नहीं था, उसने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो एक शादी कर चुका है और इसके बाद वो अब दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है राजघराने के नियम क्या हैं। यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ होती हैं, बहुत सारी मिस्ट्रेस और कॉन्क्यूबाइंस रखे जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही इंसान को रखना चाहता हूँ, और वो सिर्फ वीइंग होगा। मेरी लाइफ में इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी न दूसरी शादी करूँगा और ना ही किसी कॉन्क्यूबाइन को रखूँगा। इसलिए प्लीज़ मेरे इस डिसीज़न को एक्सेप्ट करने के साथ साथ मेरी इस डिसीज़न का रिस्पेक्ट भी कीजिए, क्योंकि मैं वीइंग के अलावा किसी और को मेरी लाइफ में नहीं लेके आना चाहता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। मैं नहीं चाहता किसी तीसरे इंसान को हम लोगों के बीच में लेके आया जाए। और मुझे नहीं लगता कि हमारे ये जो राजघराने के नियम हैं, जो ये रूल्स हैं कि एक से दो शादियाँ, कई सारे कॉन्क्यूबेंस, मिस्ट्रेस, ये सब कुछ रखना इतना भी ज़रूरी है। हम लोग एक के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे लगता है कि हमें किसी और को रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए इस नियम को चेंज किया जाए, और मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ विंग था, जो इस अनाउंसमेंट को सुनते ही, भले ही वह एक्सेप्ट होगा या नहीं वो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से, मतलब सॉरी, लान वांगजी के मुंह से जो इसने ये अनाउंसमेंट सुनी थी ना, वो तो काफ़ी थी विंग को ये श्योरिटी दिलाने के लिए कि लान वांगजी की लाइफ में उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। हालांकि अभी तक लान वांगजी ने बहुत सारी कोशिशें की थी उसे मनाने की, लेकिन देखो ना, लान वांगजी का एक छोटा सा अनाउंसमेंट काफ़ी था उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि उसकी लाइफ में जो विंग है वो विंग ही रहेगा, विंग की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। और वो इस वक्त लान वांगजी की तरफ देख रहा था। लान वांगजी भी इस वक्त विंग की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो भी विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करना चाहता था कि आखिरकार मेरे इस अनाउंसमेंट के बाद क्या विंग पे कोई असर पड़ा है, क्या उसको कोई फ़र्क पड़ा है इस बात से कि मैंने अभी अभी जो अनाउंसमेंट की है कभी शादी ना करने की। क्या वो इस बात पे विश्वास करता है, क्या अब उसे कोई मुझसे परेशानी होगी। वो ये सोच रहा था, और तभी उसने विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम वैसे ही नोटिस किए थे जैसे कि वो चाहता था। जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस वो चाहता था कि वो विंग के फेस पे देखे, उसने एग्जैक्टली वैसे देखे ही थे, और देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी साइड से विंग भी उसके फेस पे देख के, उसकी आंखों में देख के बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहा था, जैसे कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि भले ही ये सभी लोग तुम्हारे इस डिसीज़न को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने ये अनाउंसमेंट की और ये डिसीज़न भी लिया। भले ही मजबूरी में तुम्हें कभी किसी से शादी करनी भी पड़ जाए, तो भी मैं श्योर हूँ इस बात से कि अब तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में कभी भी नहीं सोचोगे। बहुत स्वीट सी स्माइल के साथ विंग ने बिना शब्दों के ही ये सारी बातें लान वांगजी को समझाती थी, और लान वांगजी ने भी वही एक हल्की सी मुस्कान विंग को देख के ये समझा दिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी और का मैं कभी नहीं हो सकता। विंग और वांगजी का ये आई कांटेक्ट चल ही रहा था, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने का सिलसिला भी चल रहा था कि तभी महाराज इस बात पे फाइनल डिसीजन लेते हैं, और उनका डिसीजन भी यही होता है कि उनके बेटे ने जो डिसीजन लिया है वही उन्हें भी मान्य है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उनके बेटे कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहेंगे, कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं रखना चाहेंगे, तो वो नहीं रखेंगे। ज़बरदस्ती किसी के रिश्ते को ख़राब करने का शौक़ किसी को भी नहीं है। और अगर यहाँ पे उन दोनों को नहीं लगता कि उनकी लाइफ में किसी और को आना चाहिए, तो वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से उनको छूट दे दी जाती है कि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी लाइफ में आए, तो वो नहीं लेके आएंगे। इस बात पे जो
अंतिम मोहर महाराज ने लगा दी थी ना कि लान वांग जी का लिया हुआ डिसीजन उन्हें एग्री है। आय हाय क्या कहने, फिंग तो बल्ले बल्ले मज़े में नाच रहा था। मौका अच्छा था तो मौके पे चौका तो लग रही था। तो तभी मैडम यू भी अपना प्रस्ताव सामने रख देती हैं और वो भी बोल देती हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लैन सिचेन पहले ही चैन चैंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और चैन चैंग जो कि अभी तक सिंगल है, मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइफ में कोई होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी की शादी इस घर में होने ही वाली थी, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरी बेटी की जगह मेरे बेटे की शादी इस घर में हो जाए। तो मैडम यू ने तो बड़े मज़े के साथ ये बोल दिया था कि उसके बेटे की जगह ना बेटी की जगह बेटे को रख दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है ये अब लैन सिचेन समझाएगा। लेकिन लैन सिचेन ये कैसे समझाएगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे लैन चिरेन मैडम यू की बोलती बंद करता है। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।